हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ सार्थक। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मैथ्स की स्ट्रेटेजी की फॉर 2023। ठीक है। एग्ज़ाम हमारे अगस्त से स्टार्ट है। उससे पहले कुछ एग्ज़ाम्स हैं जैसे आरबीआई असिस्टेंट, एलआईसी एओ। ठीक है। तो मैं पूरी एक ओवरऑल की बात करूँगा, जो भी बिगनर हैं या जिन्होंने भी स्टार्ट कर दिया है बट थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है। मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से जो भी होगा अपने हिसाब से बताऊंगा। ठीक है, क्या चीज़ सही है जो आपको फॉलो करनी चाहिए। ठीक है। तो चलिए सीधा स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले जो भी चैनल पे नए हैं, ठीक है, जो या पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और इस चैनल को सपोर्ट करते रहें। तो चलिए सीधा स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जैसा आप देख पा रहे हैं, मैथ्स की स्ट्रेटजी फॉर बैंकिंग एग्जामिनेशन 2023। तो देखो, सबसे पहले जो मेन चीज़ आती है ना, सबसे पहले हमें जंप नहीं करना है किसी भी चीज़ पे। सबसे पहले हमें उसका सिलेबस एक ओवरऑल देख लेना है। और सबसे पहले जो हमें फोकस करना है वो है स्पीड मैथ्स एंड कैलकुलेशंस के ऊपर। ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। ये जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं बैंकिंग के, उसमें अगर आपको प्री निकालना है, ठीक है, उसमें आपकी कैलकुलेशन, टेबल्स, फ्रैक्शंस, क्यूब्स और स्क्वायर आपके इतने स्ट्रांग होने चाहिए। क्योंकि कुछ टॉपिक स्पीड मैथ्स के ऐसे होते हैं जो आपको 10 से 15 मार्क्स 7-8 मिनट में आराम से देके जाता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है 20 मिनट ओवरऑल टाइमिंग मिलती है मैथ्स के सेक्शन के लिए। ठीक है, आपको उसी में 35 मार्क्स का करना होता है। और आई थिंक जो 25 भी करता है तो वो एक अच्छा अटैम्प्ट माना जाता है। ठीक है, 20 से 25। एंड अगर आपकी और अच्छी प्रैक्टिस होगी तो आप इवन 30 भी टच कर सकते हो। ठीक है। तो सबसे पहले जो आपका फोकस होना चाहिए मैथ्स पे, वो होना चाहिए आपकी कैलकुलेशन और स्पीड मैथ्स। स्पीड मैथ्स में मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें होती हैं। सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन, ठीक है, सबसे पहला चीज़। सेकंड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इनक्वालिटीज़ होती हैं जो हमने पढ़ी हैं एकदम। टू रूट्स वाली होती हैं, ज़्यादा कुछ नहीं देखना आपको। ठीक है, बेसिक सा करना है। और नंबर सीरीज़, मिसिंग और रॉन्ग। पिछले 2-3 सालों से रॉन्ग नंबर सीरीज़ बहुत आ रही हैं। ठीक है। अब देखो, मैं आपको अपना एग्जांपल बताता हूँ। मैंने नंबर सीरीज़ की बहुत प्रैक्टिस करी थी। ठीक है। और आरआरबी क्लर्क में, जैसा कि आपको लग रहा होगा आरआरबी क्लर्क है तो क्लर्क का लेवल इजी होगा, मगर उन्होंने जो क्लर्क में नंबर सीरीज़ पूछी, रॉन्ग नंबर सीरीज़, वो एकदम पीओ लेवल वाली थी। ठीक है, क्योंकि मेरे को आई थिंक 6 मिनट लगे थे वो 5 क्वेश्चन करने में। और वो बहुत टाइम होता है एक नंबर सीरीज़ के लिए, रॉन्ग नंबर सीरीज़ के लिए 5-6 मिनट में मैं पूरे अपने लगाऊँ। ठीक है। और जब मैं बाहर आया एग्ज़ाम हॉल से तो पता लगा वो हार्ड ही थी। बहुत बच्चे उसको छोड़ के आ रहे थे, स्किप करके आ रहे थे। बाकी के क्वेश्चन ट्राई करे थे उन्होंने। ठीक है। तो ये 3 जो कोर टॉपिक्स हैं आपके स्पीड मैथ्स के, ये अगर आपने कराए तो मान के चलो आपके 10 मार्क्स कहीं नहीं गए। ठीक है। और कैलकुलेशंस तो हमें वैसे भी चाहिए ही हैं। ठीक है। तो सबसे पहला फोकस आप क्या करो, इनको अपना थोड़ा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाओ। स्ट्रॉन्ग पॉइंट का मतलब है कि आप कभी भी कोई भी कुछ जैसे कैलकुलेशन आई तो सोचना ना पड़े, एकदम से कैलकुलेशन निकल जाए। हाँ जी, ये होता है, ये प्लस करने पे ये आता है, ये मल्टीप्लाई करने पे ये आता है। ठीक है। और इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ बेस्ट है, डू इट डेली। ठीक है, जो इसको डेली करेगा उसका ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन जाएगा। जैसे आपने एक दिन सिंप्लीफिकेशन करा, 3-4 दिन कर दिया, उसके बाद आपने एक एक हफ्ते तक सिंप्लीफिकेशन करा नहीं, ना क्वाड्रेटिक करा ना नंबर सीरीज करा, वो फिर से वीक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसी चीज़ें अगर आप डेली करते हो ना, नंबर सीरीज जैसे आपने डेली करी, तो वो आपको पैटर्न दिखने लग जाएगा खुद ब खुद। अच्छा जी, ये तो मल्टीप्लाई का पैटर्न है, ये एडिशन का पैटर्न है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये काम करना है और इसको डेली करना है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट अगर मैं बात करूँ तो जो मेन है, जो पूरी क्वांट को डिफाइन करता है, वो है अर्थमेटिक। ठीक है। देखो, मैंने आगे बेसिक इसलिए लिखा है क्योंकि आप कभी भी जब एग्ज़ाम में जाते हो तो आपको नहीं पता किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। ठीक है। और अगर आपके बेसिक स्ट्रांग होंगे ना, आप उस क्वेश्चन को आराम से अटेम्प्ट कर पाओगे। किस बेसिस पे? सिर्फ अपने बेसिक से। तो मैं आपको इम्पॉर्टेंट चैप्टर बता देता हूँ। देखो, चैप्टर्स बहुत सारे हैं, इम्पॉर्टेंट हैं जो हर बार आते हैं, जो आपको मेंस में दिखेंगे, जो आपको प्री में दिखेंगे, वो यही सारे हैं चैप्टर्स। ठीक है। परसेंटेज है, रेशियो है, मिक्सचर एलिगेशन है,
पार्टनरशिप है, एजेस है, एवरेजेस हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, SICI। ठीक है, बोट एंड स्ट्रीम टाइम एंड डिस्टेंस के अंडर ही आता है, तो मैंने उसको अलग से नहीं लिखा। तो ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो एग्ज़ाम में हर बार आएंगे। ठीक है, हर बार आते हैं, क्योंकि मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ पिछले 3-4 साल से। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको हर बार दिखेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं जो 3-4 टॉपिक्स और हैं, जैसे मेंसुरेशन हो गया। देखो, मैंने इम्पॉर्टेंट इनको क्यों बोला, क्योंकि ये मैक्सिमम परसेंटेज मार्क्स पूछे जाते हैं इनके। ठीक है, अब मैं बात करूं जो बाकी के चैप्टर्स हैं, वो है मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, और आई थिंक एक और चैप्टर है, प्रोबेबिलिटी और मेंसुरेशन ही है शायद। ठीक है, तो आप अगर इनको करोगे, क्योंकि ना बहुत क्या होता है कि बहुत से सोचते हैं ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, मगर ये जो दो मैंने टॉपिक बताए, मेंसुरेशन और प्रोबेबिलिटी, इनके भी बेसिक क्वेश्चन आते हैं। मैंने आज तक इन चैप्टरों को कभी अलग से नहीं पढ़ा, मगर मैं एग्ज़ाम में इन क्वेश्चनों को कर पाता हूँ। क्यों? क्योंकि बेसिक पता है। ठीक है, जो 12th का बेसिक था वही अभी तक यूज़ हो रहा है इसमें। ठीक है, तो आपको इन चैप्टरों पे फोकस करना है, ये जो सामने दिख रहे हैं, क्योंकि अगर आपने इनका बेसिक भी करा होगा ना, तब भी चांसेस हैं कि आप एग्ज़ाम में जाके इनको ना कर पाए। रीज़न क्या है? क्योंकि आपका कभी ना कभी बेसिक स्ट्रांग नहीं हो पाता। अगर आपका बेसिक स्ट्रांग होना, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए एग्ज़ाम में, आप उसको आराम से कर पाओगे। मगर ये है, आपको इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी। अगर आपने एक बार बेसिक कर लिया, उसका रिवीजन मस्ट है, उसका रिवीजन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं अर्थमेटिक के लिए। मेंसुरेशन और प्रोबेबिलिटी को आप सबसे लास्ट में रख सकते हैं, मगर फर्स्ट ये सारे चैप्टर्स हैं जिन पे आपको फोकस करना है, और इनका रिवीजन बहुत होना चाहिए। ठीक है, थर्ड मैं बात करता हूँ जो हमारा पूरा बेसिकली मेंस में जो आता है। ठीक है वो तो अभी तक प्री और मेंस का था, जो भी हुआ मैंने अभी तक बताया, फर्स्ट 2 पॉइंट्स। थर्ड है हमारा DI। ठीक है, आपने देखा होगा जब मेंस की बात आती है तो वो क्वांट को ना लिख के DI लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि वो DI में ही सब इंक्लूड कर देते हैं। DI में सारे अर्थमेटिक के चैप्टर्स आ जाएंगे, DI में सब कुछ बना के वो एक क्वेश्चन दे देते हैं जिसमें आपको करना पड़ता है। ठीक है, जिसके बेसिक्स अच्छे होंगे वो DI को समझेगा और आराम से क्वेश्चंस कर देगा। ठीक है, देखो DI के लिए सबसे पहले आप किसी टीचर से बेसिक पढ़ सकते हैं। ठीक है, बेसिक पढ़ो। देखो, टीचर्स सबका सबको समझ में नहीं आता। ठीक है, जिसको आपको ठीक लगे उस टीचर को फॉलो करो, चाहे अड्डा से करो, चाहे आशीष अरोड़ा से करो, चाहे करियर डिफाइनर से करो। ठीक है, सेम गोज़ विद अर्थमेटिक के जो चैप्टर्स मैंने बताए। ठीक है, एक बार अगर आपने इनको देख लिया, बेसिक सीख लिया, फिर वीडियोस देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, प्रीवियस ईयर के DI देखो, अगर कुछ डाउट होता है तो फिर से उस टीचर्स की वीडियोस देखो, कुछ मेंस वाली। और कोई सोर्स फॉलो मत करना, जितने आपके प्रीवियस ईयर के मॉक्स हैं या इस साल के जो भी मॉक्स हैं, सिर्फ उनके मॉक्स पिक के DI लगाना, टोटली ऑन मॉक्स। ठीक है, कोई सोर्स, बेसिक आपने पढ़ लिया, आपको सिर्फ खुद की प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जितनी आप सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे उतना एग्ज़ाम में जाके अच्छा होगा, क्योंकि आपको समझने में खुद, आपको एक हैबिट है आपकी कि मैं खुद समझ सकता हूँ, मैं खुद कर सकता हूँ, मेरे को दोबारा ये किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और वो होगा कैसे? जब आप मॉक्स के क्वेश्चंस लगाएंगे, क्योंकि मॉक्स में वेराइटी ऑफ क्वेश्चन मिल जाती है आपको। ठीक है, तो DI अगर आपको अच्छा करना है तो आपको पहले बेसिक, उसके बाद टोटली ऑन मॉक्स। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट पार्ट है, अगर मैं सोर्सेज की बात करूं तो सोर्सेज देखो, मैंने आपको बोला है किसी भी टीचर को फॉलो करो, मगर वो होना एक ही चाहिए। ऐसा नहीं कि कभी आप इसको फॉलो कर रहे हो, कभी आप उसको फॉलो कर रहे हो। एक टीचर को पकड़ो, उसको अच्छे से फॉलो करो, बेसिक्स सारे कर डालो, उसके बाद सिर्फ मॉक्स। ठीक है, अगर आप पे एक मॉक है तो कोई बात नहीं, चलेगा, मगर मैं सजेस्ट करूंगा अगर 2 मॉक्स होंगे तो आप पे वेराइटीज़ ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगी, क्योंकि अलग अलग जो मॉक्स होते हैं उनमें कुछ कुछ डिफरेंसेस होते हैं जो आपको नोटिस होंगे जब आप उनको लगाओगे। ठीक है, कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे क्वेश्चन फ्रेम होता है, एक क्वेश्चन को पूछने के कितने तरीके होते हैं, तो वो सारा आपको मॉक से एकदम ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, और प्रैक्टिस, देखो मैं सिर्फ बोलूँगा, आप कोई PDF मत करो, कोई कुछ मत करो, किसी की वीडियोस मत देखो। एक बार आपने वीडियो से डन किया सब कुछ, उसके बाद सिर्फ मॉक्स पे डिपेंडेंट हो जाओ। ठीक है, आपके बहुत सही मार्क्स आएंगे अगर आप मॉक्स लगाएंगे।
ठीक है। डेली प्रैक्टिस के लिए सेक्शनल मॉक लगाओ, कोई पीडीएफ की ज़रूरत नहीं। आपने मॉक्स ख़रीदा क्यों है? उसमें पिछले साल के भी मॉक्स मिलेंगे, उनको सबमिट करके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो ये चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, अगर आप इसको फॉलो करोगे तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे, ठीक है। उसका मैं एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ। ये मेरे कुछ मार्क्स हैं, ठीक है। ये है स्कोर कार्ड मेरा आरआरबी का है, ठीक है। आप देख सकते हैं 39 मार्क्स है मेरे मैथ्स में आउट ऑफ 40। उसके बाद सेकंड है मेरा, ये मेंस है, IBPS-PO मेंस, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं DI में 7 मार्क्स आए थे। अब ये 7 मार्क्स मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा कि इतने अच्छे हैं, बट इतने भी आए वो भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है। इसमें मैं एक क्वेश्चन में फंस गया था, वरना मेरे 12 मार्क्स तो मिनिमम थे यहाँ पे, और 12 मार्क्स लाना बहुत बड़ी बात थी ऐसे लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी में, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ, ये है मेरा PO का, सॉरी ये है क्लर्क का। आप देख सकते हैं ये रहा 33 आउट ऑफ 35, ठीक है। ये मेरा IBPS क्लर्क का है प्री। और उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ ये अपना RRB PO का, ठीक है। इसमें आउट ऑफ 40 23 थे, ठीक है। इसमें मैं एक क्वेश्चन में फंस गया था, वरना ये 30 जाता और यहाँ क्लियर हो जाता पेपर, ठीक है। बात वही आती है, आपने जितनी प्रैक्टिस करी होगी आप उतने अच्छे से एग्ज़ाम को करेंगे, ठीक है। और मैंने जो फॉलो किया था, मैंने सिर्फ ये फॉलो किया था, ठीक है। आपको सिर्फ मॉक्स पे डिपेंडेंट रहना है, मैं अभी भी चीज़ बोल रहा हूँ। बेसिक किसी टीचर से पढ़ो, उसके बाद थोड़ा और बेसिक को स्ट्रॉन्ग बनाओ, उसके बाद टोटली डिपेंडेंट ऑन मॉक्स हो जाओ, ठीक है। मॉक्स इज़ द की टू क्लियर योर मैथ सेक्शन एंड एवरी सेक्शन, ठीक है। रीजनिंग ले लो, इंग्लिश ले लो, मैथ्स ले लो, GA तो आपको पता है GA बहुत अनसर्टेन है इस बार, ठीक है। तो मैं यही बोलना चाहूँगा, ये है एकदम बेस्ट स्ट्रेटजी, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जितना मैंने अभी तक एग्ज़ाम देखे हैं, ठीक है। तो बस यार यही था इस वीडियो में, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, एंड जो भी चैनल को पहली बार देख रहे हैं आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करते रहें। तो बस यही था इस वीडियो में, मिलते हैं अगली वीडियो में, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।